हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आज सुबह रिलीज़ हुई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर और गवर्नर के साथ उनकी एमपीसी, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अनाउंस करी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। रादर देन सेइंग आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, बेसिकली आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करा, रिव्यू करा। तो क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, ठीक है, हम इस आज के सेशन में हम उन सारी हाइलाइट्स को एक बार देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू, एक तो एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जैसे आप सबको पता है बच्चों, मेंस का एग्जामिनेशन है। ठीक है, मेंस का एग्जामिनेशन स्केड्यूल है जनवरी में, और जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो रिव्यू होता है बच्चों, वो बाई मंथली होता है। बाई मंथली का मतलब क्या होता है बच्चों? बाई मंथली का मतलब है हर 2 महीने में होगा, मतलब साल में 6 बार जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन पर्पस क्या होता है, क्या पॉइंट्स है, एमपीसी का रोल क्या है, तो वो सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अभी ब्लैंक स्लाइड है क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि यार मॉनेटरी पॉलिसी देखो, अब आरबीआई हमें पता है, आरबीआई इंडिया का क्या है, आरबीआई है इंडिया का सेंट्रल बैंक। मतलब मैं तो उसको बोलता हूँ यार, ये तो बैंक का बाप है। ठीक है, अब इसका रोल क्या है? इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बैंक्स को कंट्रोल करना, लाइसेंसिंग को देखना, अभी जैसे आप सबने देखा होगा कि प्राइवेट बैंक्स को भी कंट्रोल करना। ठीक है, लक्ष्मी विलास बैंक में किस तरीके से आरबीआई ने स्ट्रांगली रोल प्ले करा वहाँ पे सिचुएशन को संभालने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स, मतलब ये सारे फंक्शंस होते हैं, और वन ऑफ द की फंक्शंस जो होता है आरबीआई का हमारे सामने, वो होता है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी क्या करना, फ्रेम करना। ठीक है, क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करना, मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करना। अब अगर हम बच्चों बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मेन मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस क्या होता है, मेन मॉनेटरी पॉलिसी का एम क्या होता है? देखो, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम जो होता है वो यही होता है कि जो फ्लो ऑफ मनी है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेजर एम देखो वो है कि फ्लो ऑफ मनी जो है मार्केट में क्या करना है, बढ़ाना है या घटाना है। ठीक है, आरबीआई अपने एक्शन से, आरबीआई अपने रिफॉर्म्स से, या आरबीआई अपनी पॉलिसी से क्या करता है, वो ये डिसाइड करता है कि फ्लो ऑफ मनी बढ़ाना है या घटाना है। और ये किस पे डिपेंडेंट रहेगा? ये एक तो डिपेंडेंट रहेगा कि क्या महंगाई दर कितना डिसाइड करा गया है, इन्फ्लेशन रेट को भी ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ ग्रोथ रेट को भी ध्यान में रखना है। मतलब ये सब एक साथ सिंक में होकर चलता है, ध्यान रखना। बट मेजर जो फंक्शन है वो यही है कि यार फ्लो ऑफ मनी किस तरीके से रखना है, क्या मार्केट में पैसा, मतलब लोगों के हाथ में, मतलब लोन्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज करनी है या लोन्स की अवेलेबिलिटी डिक्रीज करनी है, लोन्स को सस्ता करना है या लोन्स को महंगा करना है। ये वन ऑफ द की पॉलिसीज होती है, की रोल्स होता है आरबीआई का इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है, ध्यान रखिएगा, एक टर्म का हमने यूज करा था बच्चों, एमपीसी। ठीक है, एक टर्म का हमने यूज करा था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ये एमपीसी बनाती है। इस एमपीसी को हेड करते हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, शक्तिकांत दास जी हैं इस वक्त, तो वो आपको ध्यान रखना है। एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और जैसे ही पॉलिसी डिसाइड करी जाती है, इस कमेटी में 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, जैसे ही पॉलिसी डिसाइड करी जाती है उसके बाद इनका एक वोटिंग होता है, और जब तक एक तरीके से कि मतलब सब के सब अप्रूव नहीं करते, या लेट से एक तरीके से बहुमत नहीं मिलता, तब तक उस पॉलिसी को अनाउंस नहीं करा जाता, उसको माना नहीं जाता। ठीक है, तो एमपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन है। चलिए अब हम आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, की पॉइंट्स। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में मैंने कर दिया, और हर एक स्लाइड पे हमने की पॉइंट्स की बात करी। सबसे पहला जो की पॉइंट आया, एमपीसी। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एमपीसी बच्चों यहाँ पे क्या है, ये हुआ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो उन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया कि यार एमपीसी डिसाइडेड टू कंटिन्यू विथ अकोमोडेटिव स्टैंस एज लॉन्ग एज
नेसेसरी। मतलब एमपी से नहीं बोला है कि यार अभी जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसी रहने वाली है, वो क्या चीज़ किस चीज़ पे फोकस करने वाली है, वो अभी इस अकोमोडेटिव स्टैंस की तरह, मतलब अकोमोडेटिव स्टैंस रहने वाली है। नाउ अकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब क्या है? अकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब क्या ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई अपने जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको कम करता है, ठीक है। जब वो रेट्स को कम करता है तो उससे क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी मार्केट में क्या हो जाता है, मार्केट में इंक्रीज हो जाता है। तो ध्यान रखना जब भी हम बात करेंगे अकोमोडेटिव स्टैंस की, इसका मतलब क्या है, आरबीआई का मेन पर्पस क्या है, आरबीआई का मेन पर्पस है या किसी भी सेंट्रल बैंक का मेन पर्पस है फ्लो ऑफ मनी को क्या करना, फ्लो ऑफ मनी को इंक्रीज करना, ठीक है। और जब भी आरबीआई का एम होता है कि फ्लो ऑफ मनी को इंक्रीज करना, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो वही मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, एक्सप्लेन भी यहाँ पे हमने करा हुआ है। अकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब क्या होता है, सेंट्रल बैंक, इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, रेट्स को कट करेगा। क्यों? ताकि वो मनी को क्या कर सके, इंजेक्ट कर सके इन द फाइनेंशियल सिस्टम। टू इंजेक्ट मनी मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज कर सके, ठीक है। और अगर ये अकोमोडेटिव स्टैंस को बदल के अगर कहता है, आरबीआई कहता है कि भैया हम तो अब मॉनेटरी पॉलिसी हमारे यहाँ न्यूट्रल चलने वाला है, तो न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, इट मींस आरबीआई विल ऑल्टर कट्स, विल ऑल्टर रेट्स, ठीक है। मतलब वो आरबीआई रेट चेंज कर सकता है अपने हिसाब से इन एनी डायरेक्शन टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, ठीक है। तो दो पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं बच्चों, एक आता है अकोमोडेटिव स्टैंस। तो भी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है उसका मेन वो किस एक तरीके से किस एम पे चल रही है, किस तरीके से चल रही है, वो अकोमोडेटिव स्टैंस लेके चल रहे हैं। मतलब जब भी जरूरत होगी रेट्स को कट कर दिया जाएगा, जब भी रेट्स कट होते हैं तो मनी सप्लाई क्या हो जाता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर बाई चांस है कि एक्स्ट्रा टर्म है जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर वो न्यूट्रल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, आरबीआई रेट्स में चेंज करेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बट बिकॉज ऑफ कोविड पीरियड, जब सब कुछ एक तरीके से लो हुआ, हमारा ग्रोथ रेट कॉन्ट्रैक्शन पे आ गया, मतलब हम और गिरने शुरू हो गए, तो आरबीआई ने एम कर लिया कि यार हम अकोमोडेटिव स्टैंस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे सामने आया अकोमोडेटिव स्टैंस। नाउ अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट्स पर। तो जो आरबीआई के पॉलिसी रेट्स होते हैं, अगर हम पिछले 3 मॉनेटरी पॉलिसीज देखें तो उन मॉनेटरी पॉलिसीज में आरबीआई ने या तो रेट्स को क्या करा है, रेट्स को कट करा है, कट करा मतलब रिड्यूस करा है, या रेट्स उन्होंने क्या कर रहे हैं, उन्होंने रेट्स रखे हैं अनचेंज, मतलब अभी ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है। और ये कैसे वो डिसाइड करते हैं, जो भी सिचुएशन होती है। तो इस बेस्ड ऑन ऑल द सिचुएशन, सीइंग ऑल द सिचुएशन, आरबीआई ने ये डिसाइड करा है कि यार अभी जैसा चल रहा है सब वैसे ही रहेगा, मतलब सब कुछ रहेगा अभी अनचेंज्ड। सब कुछ का मतलब यहाँ पे रेपो रेट रहेगा अनचेंज्ड एट 4%, रिवर्स रेपो रेट रहेगा 3.35% और एमएसएफ और बैंक रेट रहेगा 4.25%। ये क्या होते हैं अभी हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम एज ऑन टुडे देखें तो पॉलिसी रेट्स और रिजर्व रेशियोज, तो ध्यान रखना ये चार तो पॉलिसी रेट्स में आएंगे और ये दोनों हो गए आपके क्या, रिजर्व रेशियोज, ठीक है। तो अब भी अगर हम बात करें तो अभी के लिए क्या है, रेपो रेट हो गया भैया 4%, रिवर्स रेपो रेट हो गया 3.35%, एमएसएफ हो गया 4.25%, बैंक रेट हो गया 4.25%, सीआरआर हो गया 3%, एसएलआर हो गया 18%। तो सीआरआर की फुल फॉर्म अगर आपसे कभी पूछ ले तो ध्यान रखना ये होता है कैश रिजर्व रेशियोज। क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे। और एक होता है एसएलआर, इसको हम बोलते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज। रेशियो मतलब नॉट रेशियोज, रेशियो, ठीक है। तो इसको स्नैपशॉट ले ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जैसे हमने एक डिस्कस करा यहाँ पे, हमने पॉलिसी रेट्स पढ़े, हमने पढ़ा रेपो रेट। तो बेसिकली रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय आरबीआई
ऑन लोन्स गिवन टू बैंक्स। मतलब बेसिकली रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो ब्याज दर होता है जो कि आरबीआई चार्ज करता है, ठीक है? किन से चार्ज करता है? बैंक से चार्ज करता है जब वो उनको लोन देता है। तो सिमिलरली अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है? बैंक्स के लिए कैसी सिचुएशन आ जाएगी? उनको क्या होगा? उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा लोन लेना आरबीआई से, एक्सपेंसिव लोन्स हो जाएंगे आरबीआई से। क्यों? क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया। मतलब लेट से 4% था, 4% से बढ़ा के 5% कर दिया, तो रेपो रेट एक्सपेंसिव हो गया, मतलब एक्सपेंसिव लोन्स हो गए, मतलब मनी सप्लाई, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा क्योंकि बैंक लोन कम लेगा। कोई भी चीज़ महंगी होती है तो बैंक मतलब तो क्या होता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है तो बैंक लोन कम लेगा। सिमिलरली अगर रेपो रेट डाउन होगा तो जो अभी की सिचुएशन चल रही है, लोन्स क्या हो जाएंगे? लोन्स थोड़े से सस्ते हो जाएंगे। जब भी लोन सस्ते हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये रेट्स का एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। अब अगर हम थोड़ा सम अप करें तो बच्चों, अगर रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो ध्यान रखना मनी सप्लाई घट जाती है। रीज़न इसका क्या होता है? लोन्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है? और अगर इसका ऑपोजिट में करूं, अगर रेपो रेट घटाया जाता है तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लोन्स क्या हो जाते हैं? चीप हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। तो अभी जब आरबीआई ये चीज़ करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अभी आरबीआई की पॉलिसी अकोमोडेटिव स्टैंस को लेके चल रही है, ठीक है? एक हमने पढ़ा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट बेसिकली क्या होता है? ये होता है इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय आरबीआई ऑन डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स इन आरबीआई। तो कभी कभी क्या होता है, बैंकों के पास अगर पैसा ज़्यादा आ जाए तो वो क्या करते हैं? अपना पैसा आरबीआई में जमा कर देते हैं। और जब भी आरबीआई में पैसा वो जमा कर देते हैं तो उस टाइम पे जो ब्याज दर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? आरआरआर, दैट इज रिजर्व रिवर्स रेपो रेट, ठीक है? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है? थोड़ा सा हम क्लास को थोड़ा सा अलग उसमें ले गए, ठीक है? तो अगर मैं इसको अब सम अप कर दूं आप लोगों के लिए, इतना तो आपने समझ लिया होगा। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा सा चीज़ें सम अप करना चाह रहा हूँ इसमें। चलिए, तो मैं ये वाला पूरा एक बार रब कर देता हूँ। चलिए, तो एक बार ना मैं अब सम अप आपको कर देता हूँ। कोई भी डाउट होगा एक ईमेल आईडी दूंगा या कमेंट्स पे, जो भी डाउट हो प्लीज़ अपने शेयर करिएगा और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अगर हम सम अप ले, अगर रेपो रेट डाउन होगा तो मनी सप्लाई बढ़ती है। अगेन अगर रिवर्स रेपो रेट भी डाउन होगा तो भी मनी सप्लाई बढ़ती है। अगर कैश रिजर्व रेशियो डाउन होगा, सीआरआर, अब ये क्या होता है? ये वो पैसा होता है जो बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है इन कैश। तो अगर सीआरआर डाउन होगा तो भी मनी सप्लाई कम होगा, और सिमिलरली अगर एसएलआर डाउन होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है? तो बेसिकली आप कह सकते हो ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है? कैसे है? बहुत ही, देखो यहाँ पे लोन महंगे हो रहे हैं, यहाँ पे डिपॉजिट्स एक तरीके से सस्ते हो रहे हैं कि यार आरबीआई बैंक कहेंगे हम क्यों बैंक जमा करें, हमें कम ब्याज मिल रहा है, हम लोन दे देते हैं। सीआरआर में क्या है कि बैंकों को के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा इसलिए वो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और सिमिलरली एसएलआर में बैंकों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा इसलिए मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है? तो ये इम्पैक्ट होता है पॉलिसी रेट्स का। अभी क्या चल रहा है? अभी पिछले अगर हम 6 to 8 मंथ्स में देखें, कोविड पीरियड में भाई यही चल रहा है, डाउन हो रहे हैं, डाउन के बाद या अनचेंज रख रहे हैं। अनचेंज मतलब कोई बदलाव नहीं रख रहे भाई, मतलब जो मनी सप्लाई इंक्रीज करने की कोशिश करी थी वो एम अचीव हो गया, ठीक है? तो अब हम आते हैं दोबारा से पॉलिसी रेट्स पे। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में पहला पॉइंट हमारे सामने आया कि अकोमोडेटिव स्टैंस है। दूसरा पॉइंट हमारे सामने आया कि जितने भी रेट्स हैं उनको अनचेंज रखा है, मतलब आज के दिन पे रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, एमएसएफ 4.25%, बैंक रेट 4.25%, सीआरआर 3% और एसएलआर 18% ये रखा है, ठीक है? अब अगले पॉइंट्स पे आते हैं। अब अगले पॉइंट्स ना ज़्यादातर डायरेक्ट हैं और क्वेश्चन भी इनमें से डायरेक्ट ही आता है, तो प्लीज़ इसको बहुत ही सही तरीके से पढ़ेगा। इन्फ्लेशन टारगेट्स। इन्फ्लेशन बेसिकली बच्चों क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज, और ध्यान रखना प्राइस राइज
ये नहीं है कि आज 10 रुपए था कल 12 रुपए हो गया, वो नहीं, प्राइस राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तभी उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन्फ्लेशन टारगेट्स, जब भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड होती है, तो मैंने क्लियरली आपको बोला था मनी सप्लाई पे ध्यान रखा जाता है, दूसरा इन्फ्लेशन रेट पे ध्यान रखा जाता है। तो क्या टर्म्स आई हैं या क्या ऑब्जेक्टिव्स आए हमारे सामने? तो मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट फॉर सीपीआई, देखो दो इन्फ्लेशन रेट होते हैं, एक होता है सीपीआई जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है डब्ल्यूपीआई जिसको हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। जब भी हम बात करते हैं रिटेल कस्टमर्स की या रिटेल मार्केट की, जो सिंगल प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो उसको मेजर करता है सीपीआई। बट जब हम होलसेल मार्केट की बात करते हैं, होलसेल मार्केट आपको पता है जहाँ पे ज़्यादातर बल्क परचेजेस होते हैं, तो वो होता है WPI, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। बट जब भी हम इन्फ्लेशन रेट को मेजर करते हैं, हम CPI को मेजर करते हैं, क्योंकि भाई जनता सबसे ज़्यादा है, रिटेल कस्टमर्स हमारे पास सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारे सामने आया, मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन ऑफ 4% विद अ बैंड ऑफ +or-2%। तो इन्फ्लेशन रेट का टारगेट अभी भी आरबीआई ने कितना रखा हुआ है कि यार हमें कोशिश करनी है कि हम 4% का टारगेट अचीव करें। ठीक है, तो ये है हमारा मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट, जो पहली टर्म हमारे सामने है, तो इसको मैं मार्क करूंगा। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई ने क्लियरली बोला है, अब देखो यहाँ पे ना Q3 की बात करेंगे, तो आपको पता होगा कि यार एक साल में, एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हो गया अप्रैल, मई, जून, हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें। ठीक है, अगला हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, फिर अगला हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर अगला हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो एक साल में क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं। इसको अगर मैं मार्क करूं तो ये Q1 होता है, ये Q2 होता है, ये Q3 होता है, और ये Q4 होता है। ठीक है, कभी कभी H1 भी यूज होता है। H1 का मतलब क्या होता है? हाफ ईयर। हाफ ईयर का मतलब क्या हुआ? पहले 6 महीने, पहले 6 महीने हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की बात करें, इसलिए अप्रैल से लिया है, याद है ना? तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक होगा हमारा हाफ ईयर। ये मैं क्यों आपको समझा रहा हूं? क्योंकि इसी तरीके से आरबीआई ने डेटा बोला है। आरबीआई ने बोला है कि सीपीआई इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड एट 6.8% फॉर Q3। इसका मतलब क्या है? जो अभी हमारा चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन तीनों मंथ में जो इन्फ्लेशन रेट हमारे सामने आएगा वो कितना आएगा? 6.8% का। फिर इसके अगले महीने में ये इन्फ्लेशन रेट गिर सकता है, अगले क्वार्टर में 5.8% पे। ठीक है, और उसके बाद जो H1 होगा, मतलब ये अब आ गए हम 2021 में, अप्रैल से लेकर सितंबर तक, इस पूरे 6 मंथ्स के में क्या डिसाइड हो रहा है? क्या लग रहा है कि इन्फ्लेशन रेट वैरी करेगा 5.2 से 4.6% तक। बताओ, अब ये समझ में आया सबको? ठीक है, H1 H2 समझ में आ गया, Q3 समझ में आ गया, Q4 समझ में आ गया। तो इन्फ्लेशन टारगेट अब हमारे सामने है 6.8, 5.8 और 5.2 से लेकर 4.6 तक। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन टारगेट जो अनाउंस हुआ है। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ में हमारे सामने है ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन। ठीक है, ग्रोथ रेट की जब भी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं जीडीपी की, और जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और ये होता क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस करा जाता है विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही है कि हमारी ग्रोथ रेट क्या हो रही है? हमारी ग्रोथ रेट डाउन जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। वही यहाँ पे बताया गया कि आरबीआई ने एक्सपेक्ट करा है कि रियल जीडीपी ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड एट -7.5% इन 2021। ठीक है, तो मतलब इस साल में जो हमारा ओवरऑल जीडीपी है वो क्या होगा? वो होगा कॉन्ट्रैक्ट। कितने से? -7.5% से। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट लगा लो या माइनस लगा लो, दोनों में से एक, मतलब ग्रोथ नहीं होगी। बट आगे जाके एक्सपेक्टेड क्या है? ठीक है, ये तो ओवरऑल आ गया पूरे साल का। अब अगर हम यहाँ पे भी Q3 की बात करें तो Q3 में प्रोजेक्टेड क्या दिया हुआ है कि यार Q3 में, मतलब जो अभी क्वार्टर हमारा चल रहा है, इसमें प्लस में आनी चाहिए 0.1% से। फिर अगले क्वार्टर में आनी चाहिए 0.7% से। मतलब सिचुएशन यहाँ पे क्या हो रही है? सिचुएशन यहाँ पे सही हो रही है। और जो H1 है, मतलब अगले साल जो फर्स्ट 6 मंथ्स होंगे उसमें वेरी करेगी 21.9% से 6.5% तक।
बताओ, ये समझ में आया सबको? पक्का? थोड़ा सा सेशन हमारा लंबा हो गया बट इंपॉर्टेंट है यार, ये सब समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रोथ रेट भी समझ में आ गया। तो ग्रोथ रेट का पॉजिटिव नंबर है, इन्फ्लेशन रेट, ये फिगर्स आपको याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन ही नहीं मिस आएगा। ठीक है, स्नैपशॉट ले लीजिए। एंड द लास्ट वन, अब इसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है यार, आरटीजीएस। आरटीजीएस एक फैसिलिटी होती है जिससे आप ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं भी इंडिया में। इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट। और मैं आई एम 100% श्योर इस पे क्वेश्चन आना है कि आरटीजीएस को, जो पहले सिर्फ बैंकिंग आवर्स की फैसिलिटी होती थी, अब उसको क्या कर दिया गया है, इट्स अराउंड द क्लॉक ऑन ऑल डेज ऑफ द ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम रात को 12:30 बजे से 14 दिसंबर से। मतलब आरबीआई ने आरटीजीएस को 24/7 फैसिलिटी कर दी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमेशा आता है, आरटीजीएस करने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए होता है? ध्यान रखना, 2 लाख। 2 लाख से कम में आरटीजीएस नहीं होगी। तो बट अब क्या हो गया, आरटीजीएस एक 24/7 फैसिलिटी हो गई है। तो ये भी इसी में अनाउंस करा गया, एडिशनल पॉइंट्स थे। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट आ गए। कॉन्टैक्टलेस मतलब बेसिकली जो अलग नई टेक्नोलॉजी से, एनएफसी से, नियर फील्ड कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से चलते हैं, उन कार्ड्स पे अभी तक क्या लिमिट थी? सिर्फ 2000 लिमिट थी। अब वो लिमिट बढ़ाकर, लिमिट मतलब लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन, कि अगर मुझे कोई भी पेमेंट करना है तो होता क्या था कि आपको पता है कि जब भी हम कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उस टाइम पे वो पिन मांगता है। बट कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट में क्या है कि वो एनएफसी टेक्नोलॉजी से चलते हैं, तो 2000 तक में वो कुछ भी नहीं मांगता। ठीक है, वो 2000 में आप सिर्फ दिखा दो, टैप कर दो, हो जाता है पेमेंट। अब उस लिमिट को 2000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, उसको 5000 कर दिया। तो ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आरबीआई की 2 इमरजेंसी फैसिलिटी होती है, एक होती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और एक होता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, जब भी बैंकों के पास पैसों की कमी आ जाती है, ठीक है, उनको कैश का क्रंच आ जाता है, तो ये 2 फैसिलिटीज़ के थ्रू वो आरबीआई से या बैंक से पैसे उठा सकता है। तो ताकि ग्रामीण बैंक्स को, हमारे आरआरबीज को दिक्कत ना आए, ये दोनों फैसिलिटीज़ कुछ आरआरबीज के लिए क्या कर दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। मतलब उनको ये फैसिलिटीज़ क्या कर दी गई हैं बच्चों, प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है, टू प्रोवाइड एडिशनल एवेन्यू ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि यार पैसों की व्यवस्था अगर हमारी बिगड़ गई, बैंकों की पैसों की कमी है, पैसे नहीं है उनके पास, तो अब वो एलएएफ यूज़ करके या एमएसएफ की फैसिलिटी यूज़ करके अपने बैंकों से, अपनी साथी बैंकों से ऑब्वियसली, या आरबीआई से मदद ले सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, किन के लिए बढ़ाया गया है? ग्रामीण बैंक के शेड्यूल आरआरबीज के लिए बनाया गया है, बढ़ाया गया है। कुछ पॉलिसीज, कुछ रूल्स बनाए हैं, वो आरआरबीज को फॉलो करने होंगे। तो ये 3 पॉइंट्स और हैं हमारे सामने विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो आज इन्होंने अनाउंस करी है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार हाइलाइट्स ले लेते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू हुआ, जिसमें जो रेट्स हैं उनको अनचेंज रखा गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आया कि अभी भी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका एम या उसकी एक तरीके से डायरेक्शन क्या रहेगी, अकोमोडेटिव स्टैंस। मतलब आरबीआई अभी भी जब भी उसको जरूरत पड़ेगी वो रेट्स को कम करेगा ताकि मार्केट में पैसा बढ़ जाए। ठीक है, जो रेट्स थे उनको अनचेंज रखा गया है। इसके अलावा इन्फ्लेशन टारगेट्स को डिसाइड कर दिया गया है, 6.8% है इस क्वार्टर में जो चल रहा है Q3। अगले क्वार्टर में 5.8% है। जीडीपी ग्रोथ रेट इस क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम प्लस होगा, 0.1% होगा, आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है, और अगले क्वार्टर में 0.7 होगा। और इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आरटीजीएस को 24/7 फैसिलिटी बना दिया। ठीक है, 14 दिसंबर से एप्लीकेबल हो जाएगा। जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट से कार्ड पेमेंट होती थी वो 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है, ताकि थोड़ा सा लोगों का लिमिट बढ़ जाए, मतलब ट्रांजैक्शन वो बिना कोई एक तरीके से सेकंड ऑथेंटिकेशन लेकर। और लास्ट पॉइंट हमारे सामने है कि जो आरबीआई की जो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ होती हैं एलएएफ और एमएसएफ को आरआरबीज के लिए, ग्रामीण बैंकों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर द की पॉइंट्स। प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें मेल करेगा blogger@247.com। दिस वॉज योर होस्ट एंड दोस्त गोपाल आनंद। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जैसे आप सबको पता है एसबीआई का एग्ज़ाम आने वाला है, 31 दिसंबर हमारे सामने डेट है। ठीक है, तो इसके लिए एनरोल फॉर इंडियाज़ बेस्ट टेस्ट सीरीज़ फॉर एसबीआई पीओ, हमारी प्राइम टेस्ट सीरीज़ जो कि है 499 रुपीज़ की। ठीक है, आपको प्राइस ज़्यादा दिखेगा बट अगर आप ये कोड लगाओगे SBI 499, आपको ये सिर्फ और सिर्फ 499 की पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, या तो adda247.com पे जाओ, टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करो,
या ये एक नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिए, कॉल करने की कोशिश करेंगे, कॉल इस पर नहीं जाएगा। व्हाट्सएप करिए, कोई भी डाउट है इस पर आपको रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज, रिलेटेड टू कोई भी प्रोडक्ट, वो आपका सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वॉज योर होस्ट इन दोस्त गोपालन साइंस ऑफ नाउ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, और प्लीज यार डू शेयर योर फीडबैक्स। थैंक यू।